आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। आज का टॉपिक है हमारा इक्वेलिटी। द ट्रुथ इन इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वेलिटी कंटिन्यू टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी है हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक, लेकिन तब भी ये इशू है इक्वालिटी का, जो वो चलता ही आ रहा है और एक तरीके का ये की इशू बन चुका है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द अफ्रीका अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today are as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in the late 1950 to push for equal rights for African and American. Prior to this, Americans were treated extremely unequal in the United States and defined equality through law. तो उधर क्या होता था, अफ्रीकन और अमेरिकन में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। किस चीज़ का? किसी नस्ल व धर्म का नहीं किया जाता था। वहाँ पर गोरे और काले का करा जाता था। जो गोरे होते थे उन्हें ज़्यादा अच्छा माना जाता था, जो काले होते थे उन्हें बहुत बुरा माना जाता था। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सीट। अगर उनका क्या था कि अगर तुम्हें चाहिए, अगर एक वाइट पर्सन आ गया, गोरे कलर का पर्सन आ गया, तो उसने कहा कि मेरे को इस सीट पे बैठना है, तो उसे उठना पड़ता था, चाहे फिर वो कितनी भी देर से बैठा हो, चाहे उसने रिजर्वेशन क्यों ना करवा रखे, लेकिन तब भी उसे उठना पड़ता था। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ट्राइड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क। शी रिफ्यूज़ टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन। तो क्या हुआ, 1 दिसंबर 1955 में तो एक लड़की ब्लैक, उसका कलर क्या था, ब्लैक था, वो बैठी हुई थी सीट पे। एक लड़का आया वाइट का, उसका कलर क्या था, वाइट था। तो उसने क्या बोला कि मेरे को इस सीट पे बैठना है, तुम उठ जाओ। तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूँगी। हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एलिगेशंस अगेंस्ट द अनइक्वल वे इन विच अफ्रीकन एंड अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच केम टू नोन एज द सिविल राइट मूवमेंट। तो उस राइट को अब क्या बोला जाता है, सिविल राइट मूवमेंट, कि अब कोई भी ऐसा कोई इक्वालिटी मतलब अनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1968, अब देखो ये 1968 में हुआ था और 1959 में उसने क्या कहा था, इसके अगेंस्ट गई थी। तो देखो कितने साल लग गए होंगे ये एक्ट पास करने में और करवाने में। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रीजन और नेशनल ऑरिजिन। ठीक है। तो नेशनल ऑरिजिन का मतलब ये हुआ कि इंडिया, जैसे इंडिया के लोग बाहर गए, अमेरिका चले गए, तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा इंडियन के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। अगर अमेरिका के लोग इधर आ जाए इंडिया में, तब भी बहुत बुरा व्यवहार होता था। क्यों? क्योंकि वो उधर करते थे तो हम भी इधर आके अपने देश में कर रहे हैं। तो ये नेशनल ऑरिजिन का भी, रीजनल का भी और रेस का भी, ठीक है, नस्ल वगैरह का भी भेदभाव को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए क्या करा गया, 1964 द सिविल राइट एक्ट पास करा गया। इट ऑल्सो स्टेट दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। ठीक है। तो क्या होता था, वहाँ पे स्कूल भी अलग अलग होते थे। जो गोरे होते थे उनके स्कूल अलग होते थे, जो काले होते थे उनके स्कूल अलग होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक ही स्कूल होता था। कोई अलग अलग स्पेशल स्कूल नहीं खोला गया था किसी के लिए भी। हाउएवर डिस्पाइट दिस majority of African and Americans continue to be among the poorest in the country. Most African and American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to the white student who either go to a private schools. Means कि काले लोगों को
मतलब प्राइवेट स्कूलों में जाना ही नहीं देते थे। एक तो वैसे ही वो पुअर, ऊपर से प्राइवेट स्कूल वाले उनको एडमिशन ही नहीं लेते थे, बस गोरे लोगों का एडमिशन लेते थे और काले लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता था, जहाँ पर वहाँ पर की फैसिलिटीज़ बहुत गंदी थी और जो टीचर्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे एज़ कम्पेयर टू उनके जहाँ पर वाइट स्टूडेंट वाले पढ़ते थे। उसके बाद क्या है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन गवर्नमेंट ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन सब से क्या है, उनने भेदभाव को हटाया गया है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रीजन, रेस। इन सब से कोई भी किसी को भेदभाव की नज़र से नहीं देखेगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी किसी भी रीजन, किसी भी कास्ट, इन सब की वजह से ना कोई भी ऐसा डिसेबिलिटी नहीं माना जाएगा, ना ही लाइबल रहेगा, ना ही वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ना ही उसके ऊपर ये कंडीशन थोपी डाली जाएगी। ठीक है, वो कौन कौन सी है, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर किसी को भी आना जाना कोई रोक टोक नहीं है, फिर चाहे वो गोरा हो या फिर काला हो या फिर मेल हो या फीमेल हो। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंशन होली और आउट पार्टली ऑफ द स्टेट फंड्स और डेलीगेटेड टू यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। तो ये जनरल पब्लिक के लिए ही है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, एक्टिविटी नंबर 1 है हमारी, आवर फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी फेस्ड सेम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने यही देखी थी क्योंकि वो थे काले और कालों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सजेस्ट सम वेज टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन आवर कंट्री। तो क्या हो सकते हैं, हाँ ये टू टॉक टू वुमेन एंड गर्ल्स, let girl use mobile phones, stop child marriage and sexual harassment, make education gender sensitive हो गया, rise aspiration of girls and their parents, empower women mothers, give proper value to women work और get वोमेन इनटू पावर। तो ये सारी बातें वोमेन के लिए क्यों चालू हुआ है, क्योंकि इंडिया में क्या था कि बस अदर कंट्री बोलिए तो मीन्स हमारी कंट्री इंडिया, उसमें क्या था कि मैं जेंडर के बेसिस पे होता था, ज़्यादा किसके बेसिस पे होता था, जेंडर्स के बेसिस पे होता था। इसलिए यहाँ पर सारी क्या है, जेंडर के बेसिस पे राइट्स हैं। हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वालिटी, एक्सप्लेन। कैसे इक्वालिटी इंश्योर करता है, राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। इट इंक्लूड अ राइट फॉर लॉ, प्रोहिबिटेड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रीजन, जेंडर एंड कास्ट ऑफ और बर्थ प्लेस। इट ऑल्सो इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन और अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। ठीक है, तो इन सब में भी क्या है, उनने का ये इक्वालिटी है। 6 फंडामेंटल रूल्स निकाले, उन सब में ये इंक्लूड है कि ये करना अपराध है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। वाई डिड द सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट इन USA इन 1964। क्यों स्टार्ट हुआ था द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 विच एंड सेग्रेगेशन इन पब्लिक प्लेसेस एंड बैंडेड एम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, रीजन, सेक्स और नेशनल origin is considered on the of the growing legalistic achievement of the civil right movement first posed by प्रेसिडेंट जॉन एफ। ठीक है, इन्होंने करा था ये, और ये है कि उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किसी को ना किया जाए। तो अब क्या देखना है कि महात्मा गांधी ने क्या क्या इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स फेस करी। तो लेट्स सी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो कि गांधी अ यंग इंडियन लॉयर वर्किंग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो काम कर रहे थे। रिफ्यूज़ टू कॉम्प्ले विद
रेसिकल जेस्टेशन रूल ऑन साउथ अफ्रीका ट्रेन एंड इज फॉर तो born in India and educated in England, Gandhi traveled to South Africa in earlier 1893 to practice law under a 1 year of contract। ठीक है, तो ये आपका हो गया है जिसका भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।